मंगलपुर गांव में धनीचंद अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। पूरे गांव में धनीचंद सबसे धनी था। यहां तक कि मुखिया सरपंच का भी धनीचंद के घर उठना बैठना था। गांव में धनीचंद को सब प्यार से धनिया कहकर पुकारा करते थे। अरे जाता है कि नहीं यहां से? कल ही नई गाड़ी लेकर आया हूं और तो गाड़ी के आसपास तो ऐसे मंडरा रहा है जैसे ये गाड़ी मैंने तेरे लिए खरीदी है। धनीचंद अपनी सफेद रंग की चमचमाती हुई गाड़ी के आसपास घूम रहा था। वहीं उस गाड़ी के ठीक बगल में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक कौवा बैठा था, जिसे धनीचंद ऐसी बातें कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ धनीचंद की पत्नी कोकिला पूजा कर रही थी। लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। दिन ब दिन उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब भला वो कौवा कहाँ जाकर बैठे? कुछ कहा क्या भाग्यवान तुमने? अब तो ऐसा लगता है अपने ही घर वाले मेरी तरक्की से जलने लगे हैं। हे माता तुलसी, धन दौलत तो दे दिया, लेकिन मेरे आदमी को बुद्धि दे दो। ये वाली लाइन भी मेरे लिए ही थी क्या? धनीचंद अपनी पत्नी को ये कह ही रहा था कि तभी वहां से कबाड़ी वाला गुजरता है। अरे का हो काका, गजबे 4 पहिए ले लिए हो, एकदम मोती जैसे चमकत है। बहुत है बढ़िया भैया। जाता है यहां से या चप्पल निकाल कर मारो। तेरे जैसे छोटे लोगों की नजर अगर मेरी इस चमचमाती हुई गाड़ी पर पड़ी तो इसे भी हाय लग जाएगी। काकी, काका को पैसा तो बहुत दिया है भगवान ने, लेकिन बुद्धि कम दी है। तनिक भगवान से इक्का बुद्धि भी मांग लियो। तुम्हारी वजह से इन गरीब भिखारी लोगों को इतनी लंबी जुबान है। मेरे सामने मुझे ही मंदबुद्धि बोलकर जाता है। अरे वो बेचारा तुम्हारी गाड़ी की तारीफ ही तो कर रहा था, तो क्या जरूरत थी उसे चप्पल निकाल कर दिखाने की? इतना कहकर कोकिला घर में चली जाती है और धनीचंद गांव में पान की दुकान पर पहुंचता है, जहां पहले से 2-4 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। चच्चा सुने हैं लाखों की गाड़ी लिए हो, तो अब हमरे दुकान पर काहे आए हो? भले ही मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं इन सब चीजों का घमंड नहीं करता। धनीचंद की बात सुनकर गांव का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि पान की दुकान पर बैठकर बातें कर रहा था, वो धनीचंद से कहता है, तुझे तो बचपन से जानता हूं बेटा, तेरे जितना घमंड तो माता धरती को भी नहीं है। अगर माता धरती में इतनी घमंड होती तो सबसे पहले तुझे अंदर समा लेती। यहां आना ही बेकार है। भगवान पैसों के साथ साथ मुफ्त में जलन वाले और दुश्मन भी दे देता है। अरे चच्चा, आपके लिए पान बनाई है, खा कर जाइए। धनीचंद पान वाले से पान ले लेता है और बिना पैसे दिए ही पान मुंह में डालकर वहां से निकल जाता है। देख रहे हो ना काकाई का, एक के पास पैसों की कौनो कमी ना ही है, लेकिन एका तो पान के 10 रुपए नहीं दिया गया। बचपन से इसकी आदत रही है, लोगों को लूट कर खाना और उन्हीं को नीचा दिखाना। अरे आज ये ससुरा जिन लोगों की वजह से इतने पैसे वाला बन रहा है, उन लोगों को ही नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। दरअसल धनीचंद गांव के लोगों को सरकार का दिया हुआ राशन बांटता था और उस राशन में से भी पैसा बचा लेता और लोगों को खराब अनाज दिया करता। बाकी बचा हुआ अनाज वो ब्लैक कर लिया करता, जिसे हर महीने वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। गांव के लोग उसका विरोध करते तो वो उस गांव के व्यक्ति का राशन बंद करवा देता। अब गांव के लोगों को जो भी मिलता उसे ही स्वीकार करते। एक रोज सुबह सुबह एक औरत धनीचंद के घर आती है। धनीचंद काका, इस महीने का राशन मेरे घर पहुंचा नहीं है और मेरा बेटा आया तो आपने उसे मारकर भगा दिया। ये तो गलत है। सभी गांव वाले जानत हैं मेरे खिलाफ जाने का नतीजा का होता है। तेरे बेटे की अभी उम्र ही का है। 15 साल का तेरा बेटा मुझसे कहता है कि मैं काला बाजारी करता हूँ, उन लोगों का अनाज खा जाता हूँ। फिर तो तेरा राशन बंद करना बनता है। वो तो बच्चा है, उससे नादानी हो गई। मैंने उसे समझाया है और मारा भी है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, आप मुझे अनाज दे दीजिए। ये बातें धनीचंद की बहू चंदा सुन रही होती है और वो उस वक्त तो अपने ससुर से कुछ नहीं कह पाती। लेकिन देर शाम जब अरुण काम से लौट कर आता है तो चंदा अपने पति को सारी बातें बताती है। तुम तो जानती हो पिताजी को, वो किसी की नहीं सुनते। वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहां तक कि वो पैसों के आगे अपने रिश्ते को भी अहमियत नहीं देते। फिर वो तो गांव के लाचार और बेबस लोग हैं जिनकी तुम बात मुझे बता रही हो। आपको एक बार उनसे बात करनी चाहिए। वो अपने हिसाब से तो काम कर रहे हैं।
लेकिन कोई दरवाजे पर उनसे अनाज मांगने आया है, वो भी अपने हिस्से का, तो इसमें देने में बुराई क्या है? ठीक है, मैं पिताजी से थोड़ी देर बाद बात करता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं वो मेरी बात मानेंगे। धनीचंद के घर वाले भी जानते थे कि धनीचंद अपनी मनमानी करता है। उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है। घर के किसी भी सदस्य की बात वो कभी नहीं सुनता, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था और गांव के धनीचंद की हैसियत भी सबसे अमीर आदमी में गिनी जाती थी। देर शाम अरुण अपने पिता से बात करने आता है। पिताजी, मुझे आपसे ये कहना था कि आज हमारे दरवाजे पर एक औरत आई थी जो आपसे राशन मांग रही थी। उनके बच्चे से जो भी गलती हुई है उसे माफ करते हुए आपको उन्हें राशन दे देना चाहिए था। वो आपके आगे अपनी झोली फैला रही थी। आखिर आप पैसों के लालच में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि किसी मजबूर इंसान की मजबूरी भी आपको दिखाई नहीं देती? अबे तू अपने बाप को बताएगा कि उसे कैसे काम करना है? खुद तो 10,000 की नौकरी करता है और मुझे बताता है कि मैं कैसे काम करूं। अगर तेरी तरह ईमानदारी से काम करता रहता तो तेरी तरह ही उधारी पर जीना पड़ता, जैसे तू अपने बाप के पैसों पर पल रहा है। अरुण को ये सारी बातें बुरी लगती हैं। वहीं चंदा भी ये सारी बातें सुन रही होती है और कोकिला धनीचंद को रोकते हुए कहती है, आप अपने ही बेटे को ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? अगर आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर बात पर आप हर किसी को ये क्यों कहते हैं कि मेरे पैसे पर पल रहे हो? एक दिन बाहर जाकर देखो, दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम लोगों का। जब हाथ पर पैसे नहीं होंगे और खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं होगा, ना ही रहने के लिए सर पर छत होगी। बहुत हो गया पिताजी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता। अगर आपको ये लगता है कि हम सभी आपके पैसों पर पल रहे हैं तो ठीक है, मैं, चंदा और माँ इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे धमकी दे रहा है? अरे एक दिन घर से निकल कर देख, फिर पता चलेगा। धनीचंद के पास इतना पैसा है तभी तो घमंड है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। धनीचंद हर किसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता और आज तो उसने अपने परिवार को बहुत कुछ बोला और अपने ही परिवार के लोगों को नीचा भी दिखाया। ऐसे में धनीचंद का परिवार, बेटे, बहू, पोता और धनीचंद की पत्नी कोकिला भी अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है और उस घर में अकेला रह जाता है। तो धनीचंद, तो 4 नौकर और रख लूंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा। मुझे छोड़कर जाने वाले कुछ दिन में लौटकर वापस यहीं आएंगे। देखता हूं कितने दिन ये लोग घर छोड़कर रहते हैं। धनीचंद अपने नौकर के साथ उस घर में अकेला था। वहीं धनीचंद का परिवार गांव के ही रतनलाल के घर में रहने को मजबूर थे। वो रतनलाल से एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और उसमें ही रहने लगते हैं। एक रोज धनीचंद गांव वालों को राशन बांट रहा होता है। अरे धनीचंद बेटा, पहले मुझे राशन दे दे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, दोनों घुटनों में दर्द है। धनीचंद उस बुजुर्ग की बात को अनसुना कर देता है और लोगों के राशन का हिसाब किताब कर रहा होता है। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति लाइन से आगे आ जाता है और धनीचंद के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर धनीचंद को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से के मारे अपने पैर से चप्पल निकालता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को मारने लगता है। अरे तेरे बाप समान हूँ, मुझे चप्पल से मार रहा है। लगता है तुझे पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। ससुरा, अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो किसी गरीब को क्यों नहीं दान कर देता जो अपने सर पर पैसों का पागलपन चढ़ाता जा रहा है। यहाँ और भी लोग लाइन में लगे हैं ना, तो तुम्हें लगने में क्या दिक्कत थी? कब से मैं तुम्हारी बातों को अनसुना कर रहा हूँ, तब भी तुम जबरदस्ती यहाँ आकर लग गए हो। बाकी क्या पागल हैं? वहां मौजूद सभी लोग धनीचंद के इस बर्ताव से हैरान थे। वो अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति पर हाथ उठा रहा था और उसे चप्पल से भी मार रहा था। ये सब देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो धनीचंद को कुछ बोल दें, क्योंकि धनीचंद का उसूल था उसके खिलाफ कोई जाता तो वो उसका राशन पानी बंद कर देता था और उसके पास तो पैसों की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। उसे कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। अरे इस बुढ़ापे में इस धनीचंद का दिमाग सठिया गया है। पैसों के आगे तो ये किसी को अहमियत ही नहीं देता। ऐसा लगता है ये पैसे से ही जन्मा है और इसके लिए पैसा ही सब कुछ है। एको काहे कह सकते हैं, ये ससुरा बड़ा पैसे वाला है। अरे ऐसे आदमी को तो पाप लगे, मरने के बाद मिट्टी नसीब ना हो। इसने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा, अपने बहू, बेटे, पत्नी सबको घर से निकाल दिया है और वो बेचारे गांव के रतनलाल के घर में किराए पर रह रहे हैं। जब इसकी आंखों में अपने परिवार के लिए तनिक भी पानी नहीं है तो फिर तो हम इसके सामने इसके पैरों की जूती के समान हैं, जिसे ये आसानी से मसल दे। एकदम ठीक कहती हो भौजी,
ये बूढ़ा बुढ़ापा में पगलाए जा रहा है। गांव का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति धनीचंद को इज्जत देना छोड़ चुका था, क्योंकि धनीचंद खुद ही लोगों का तिरस्कार करता, उन्हें नीचा दिखाता, उन्हें मारता पीटता। उसे अपने पैसों का इतना घमंड हो चुका था कि वह हर चीज पैसों से खरीदना चाहता था। लेकिन एक रोज अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रात का समय था। तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। कोकिला होती तो मुझे ऐसे हाल में बिल्कुल नहीं देख सकती थी। अरुण तो तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाता और बहू रानी तो मेरे लिए गर्म पानी दवाई सब लाकर देती। धनीचंद दर्द में था, लेकिन वो अपने नौकर तक को आवाज नहीं दे पा रहा था। वो बिस्तर पर करहा रहा होता है। तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे अपने परिवार की याद आने लगती है और खुद पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में उसका पैसा जो कि तिजोरी में था वो काम नहीं आने वाला था, बल्कि उसे अपने परिवार के प्यार सपोर्ट की जरूरत थी। अब अगली सुबह धनीचंद का नौकर कोकिला और अरुण तक धनीचंद की तबीयत बिगड़ने की बात पहुंचाता है। कोकिला फौरन आकर धनीचंद की देखरेख करती है। 2 दिन बाद वो पहले से काफी बेहतर हो जाता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कितनी बार कहा है बिना बात चिंता ना किया करो। अगर हम लोगों को घर से ना निकाला होता तो हम मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे साथ रहते ना। मुझे छोड़कर मत जाओ कोकिला, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। मुझे एहसास है कि मेरे लिए पैसा अपने रिश्ते, अपने प्यार से बढ़कर था, लेकिन एक वक्त पर अपने ही अपनों के काम आते हैं, ना कि पैसा। अभी ये सब सोचने का समय नहीं है पिताजी, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, आज मुझे बोलने दे। मैंने पैसों को इतनी अहमियत दी कि अपने आगे गरीब लाचार लोगों का दुख भी नहीं समझा। अपने परिवार को घर से बेघर कर दिया। पैसों के आगे मैंने किसी को इज्जत नहीं दी, रिश्तों का मान सम्मान नहीं किया। आज मुझे इन सभी का एहसास है। मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। धनीचंद को एहसास हो चुका था कि पैसा इंसान की शान शौकत तो बढ़ा सकता है, लेकिन अपनों का प्यार, लोगों का मान सम्मान और प्यार नहीं दे सकता।